हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए एक ऐसा क्लास जो मेरे दोस्त 12 नवंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। और जब आप 12 नवंबर को एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो 100% है कि यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इस क्लास को ऐसा बनाया हुआ है कि जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जिस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो इस क्लास का अहमियत वहाँ पे फ़ायदा करेगा। डायरेक्ट ही प्रश्न यहाँ से आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को रीज़निंग भी मिल जाएगा, इसी क्लास में मैथ भी मिलेगा, आपका जो है जीके भी मिलेगा और आपका इंग्लिश भी मिलेगा। इसी क्लास में आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 100 प्रश्नों का। तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप नहीं करना है, जिनका भी पेपर 12 नवंबर को है। तो क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को बेहतरीन तरीके से आप देख लेना और फिर जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाना। 100% है कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे, फिर जो है जीके जीएस, फिर जो है मैथ, फिर जो है इंग्लिश। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द जो है ज्ञात करें। देखिए, एक प्रश्न आपको विषम शब्द से पूछा जाएगा। आपको बताने की कोशिश करना है कि इसमें कौन सा जो है विषम शब्द है। 100% जो है ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा जैसा आप यहाँ पे देखोगे। चलिएगा बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द कौन है। आपको हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए मैं दूंगा 10 सेकंड का समय। और आप जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी आपको लगता है। आप इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ठीक है? जो भी आपको लगता है इसका राइट उत्तर आप बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसने बोला है विषम जो है ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन हैं। बिल्कुल आप कहोगे कि 4 ऑप्शन है, ठीक है? 4 ऑप्शन हो गया और 4 ऑप्शन में से 3 जो है एक जैसे हैं और जो है एक जो है अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। तो अब अलग कैसे पता करेंगे हम लोग? सबसे पहले इस पे चलेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, इसको देखिए, परमवीर चक्र, ठीक है? फिर लिखा है अशोक चक्र, फिर लिख रहा है वीर चक्र, उसके बाद से महावीर चक्र। तो यहाँ पे जब मैंने चारों ही ऑप्शन को पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि जो यहाँ पे हमने देखा परमवीर चक्र, वीर चक्र, यहाँ पे महावीर चक्र, ये सब जो है युद्ध के जो है युद्ध के जो है क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? जबकि ये जो है आप लोग के शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अशोक चक्र किस में मिलता है? तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला अलग हो गया है, ठीक है? तो अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है लुप्त संख्या बताना है, यानी क्वेश्चन आपके सामने है और 10 सेकेंड का ही समय रहेगा। आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। ज्यादा समय नहीं है, आप अपना अपना दिमाग दौड़ाइए और इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। फटाफट से आपके जवाब यहाँ पे आना चाहिए। समय कम है पर आपको क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रीड करना है और बताने की कोशिश करना है। 10 सेकेंड का ही समय हम देंगे आप लोगों को, ठीक है? अगर समझने की कोशिश करते हैं तो इजी वे में प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 3 से हो गया 4, परंतु 4 से हो गया 7, 7 से हो गया 9, परंतु ऐसा तो कोई लॉजिक यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसके दूसरे लॉजिक, ये वाला देखिएगा आप लॉजिक, ये हो गया ये लॉजिक, और इसको पकड़ेंगे। ये 3 लिखा है तो इधर 9 लिखा है, ठीक है? 3 से क्या लिखा है? 9, यानी कि 3 में जो है 3 से गुणा करके 9 लिख दिया, ठीक है? उसी प्रकार अगर 7 देखेंगे और यहाँ पे इसके जस्ट सामने देखेंगे तो यहाँ पे 21 लिखा है, मतलब 7 में भी 3 से गुणा किया जाएगा तब भी जाके 21 होगा, मतलब दोनों में ही 3 से गुणा किया गया है। यानी कि लॉजिक सिंपल सा है कि हमको भी यहाँ पे क्या लिखा है? 4, 4 के आगे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में 3 से गुणा हो रहा है। तो 4 दिए हो जाएगा 12। और यदि आपने 12 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट
नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी वे में समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप ईज़ी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय रहेगा और इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है यही हमको बताना है। चलिएगा, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेना है आप लोगों को जो भी क्लास में देख रहे हैं। ज़्यादा समय की बात नहीं है, फटाफट से आपके राइट उत्तर अगर बन रहा है तो फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए आपके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का चौथे का राइट उत्तर तो आ ही गया होगा, ठीक है? ए बी सी डी करके आप बताते रहिए। जब तक आप इन प्रश्नों को अपने मन से नहीं बनाएंगे फिर तो एग्जाम हॉल में आपको प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ जाएगा, ठीक है? और ये डेली ही क्लासेस चलेगा, डेली ही इसी टाइम में चलेगा शाम में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा, ठीक है? तो आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो, आपको बिल्कुल क्लासेज मिलते ही रहेंगे 12 से लेके 30 के बीच में। जिनका भी एग्ज़ाम है, डेली इसी लेवल के जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उसी तरीके के प्रश्न मैं आपको कराऊँगा, जहाँ से आप 100% सिलेक्शन लिख सकते हैं। तो क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना। देखिए, 1 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। अगर देखिएगा तो 1 फिर 8, यानी कि हम कह सकते हैं 1 का क्यू 8, क्या बोल सकते हैं 2 का क्यू 27, 3 का क्यू लिखा हुआ है, ठीक है? 64 जो होता है ये 4 का क्यू होता है, 125 5 का क्यू होता है, 216 6 का क्यू होता है। उसी प्रकार 343 जो लिखा हुआ है 21 का होता है, तो ये तो होता है 7 का क्यू। इसके आगे चलेंगे तो 729 लिखा हुआ है, ये होता है 9 का क्यू, यानी कि 7 के बाद यहाँ पे बचा हुआ है यानी 8 का क्यू। और 8 का क्यू कितने लोगों को मालूम है? तो 512 जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है 512। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए? कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलें ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए? अब ये प्रश्न तो आपको वहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलता है क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रश्न होता है और इसमें ज़्यादातर लोग जो है फँस जाते हैं और टाइम को नहीं जो है क्लियर कर पाते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। अब इसको किस तरीके से बनाएँगे ये समझने वाली बात है ताकि आपका टाइम भी लॉस ना हो, वही आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलिएगा, देखिएगा, एक प्रश्न तो 100% ही आपको देता है वहाँ पे एग्ज़ामिनर। अब देखिए, इसको करने के बाद से आपको ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा तो मुझे लगता है 100% आप कर लोगे, ठीक है? यही इस क्लास की ख़ासियत है। देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन पे चलेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शनों को बिना देखे तो हम जादूगर हैं नहीं कि आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले पहला ऑप्शन देखना है और भागा और गुणा लिखा हुआ मतलब भागा की जगह पे गुणा करना है, इन दोनों को आपस में बदल देना है। यानी कि यहाँ पे गुणा की जगह पे आपको भागा लिखना है और भागा की जगह पे आपको गुणा लिखना है। अब सॉल्व करने के बाद 14 आना चाहिए। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2 से 8 में भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 4, और 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 16 चौका 64 हो जाएगा। अब बताओ कि 5 4 ये 9 हो गया, 9 में से 64 घटाओगे तो क्या 14 आएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? फास्ट इसमें कैलकुलेशन करना होगा आपको। दूसरा ऑप्शन है गुणा और प्लस को बदलो, गुणा की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे गुणा कर दो यहाँ पे। अब देख लो, यहाँ पे सबसे पहले गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 5 दूना का 10 माइनस 4 में 16 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 4 से 16 में 4 चौका 16,
अब देखो 10 और 8 कितना होता है 18, 18 में से 4 जाएगा कितना आता है 14, और यहाँ पे देखिए 14 ही लाना था। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर जब बी को हमने रखा यहाँ पे गुणा और प्लस को चेंज किया एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमारा राइट उत्तर बिल्कुल प्राप्त हो गया। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल आसानी वे में इस प्रश्न को समझ लिया होगा और ऐसे प्रश्न में गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। स्टार लगाएंगे, इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जवाब फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने एक जो है आप लोगों को ऐसा करके दिखाया था। तो 10 सेकेंड का समय है, आपके पास कॉपी और कलम होना चाहिए और फटाफट से इसके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जो भी है आप यहाँ पे फटाफट से अपने राइट उत्तर की तरफ चलेंगे। फटाफट से आप लोग अपने राइट उत्तर की तरफ चलेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन रखे होंगे, पहले यहाँ पे प्लस रखना है वाट के स्थान पे, फिर भागा रखना है, फिर बराबर रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 33 से 11 में भाग लगेगा, 33 से 11 में भाग नहीं लगेगा कभी भी। इसका तो आ जाएगा 1/3। अब बताओ 1/3 कभी हल करेंगे तो 117 आएगा, नहीं आएगा। बट्टा वाला चीज कभी भी बराबर नहीं होता है। 117 पूरा संख्या है जबकि ये बट्टा में आ रहा है, तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा वाला चेक करेंगे, भागा रखना है पहले, भागा रख लो, फिर गुणा रख लो, फिर बराबर रख लो। अब देखो 39 भागा की जगह पे हम गुणा कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/11। जो 11 है भाग में तो 1/11 हो जाएगा और भागा की जगह पे गुणा हो जाएगा, फिर गुणे 33 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 11 तिया 33। अब देखो यहाँ पे 39 में 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 और 3 तरीके 9 और 2 11, 117 आ गया। देख लो यहाँ पे 117, 117 कब हुआ, जब हमने यहाँ पे पहले भागा रखा, फिर गुणा रखा और फिर बराबर रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। आयतों की संख्या आप लोगों को बताना है, 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा। फिगर काउंटिंग से 100% है कि एक या दो प्रश्न मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इसके फायदे आपको नजर आएंगे इस क्लास के। यही खासियत है कि ये क्लास बहुत फेमस है। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो जब हम अंतिम के दिनों में आपके लिए स्पेशल क्लास कराते हैं तो वो 100% आपको सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, ये खासियत होता है इस क्लास का। और ये क्लास अब आपको एक ठो जो है सुबह में मिलेगा और एक ठो जो है शाम में मिलेगा। दो ठो क्लासेज आपको कराएंगे। अगर आप इन दोनों क्लासेज को कर लेते हो सीजीएल वाले, ठीक है, सीएचएसएल वाले, तो 100% है कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे आसानी में समझ लेते हैं कि बोला क्या गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। आयतों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए एक ठो तो आयत यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक ठो ये मिल जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और ये एक 3 हो गया। 3 ठो आयत तो आपको दिखाई दिया होगा, कहिएगा बिल्कुल हमें भी दिया है। उसके आगे चलेंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ से एक ठो आयत ये हो गया, एक ठो आयत इधर से गिनोगे तो हो जाएगा 2 ठो, और ये एक बड़ा वाला 3 ठो, यानी कि इसका टोटल और टोटल हो जाएगा 6 ठो आयत। अब देखिए इसका ट्रिक कौन सा है, ये अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए कोठा गिन लेना है आपको, कितने आयत है छोटे छोटे, इसको गिन लेना है, 3 ठो हो रहा है, इसको जो है जोड़ लेना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, इसके अंकों को जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल आयतों की संख्या किस तरीके से काउंट किया जाता है। बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपको एक आयत ये मिल गया, फिर ये दूसरा आयत मिल गया और ये तीसरा आयत मिल गया, इसके अंकों को जोड़ दोगे आप लोग तो 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप गलती नहीं करोगे काउंटिंग में। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। क्वेश्चन आपके सामने 8वें पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। जो भी आपको लग रहा है इस प्रश्न के राइट उत्तर, ये आप बताने की कोशिश करें। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आप लोगों को, मात्र 10 सेकेंड ही आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे, और जो भी आपके राइट उत्तर है वो आप बताने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। त्रिभुज इस बार काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इस बार त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। इसके पहले हमने आयत काउंट करने की जो है यहाँ पे सिखाई थी। अब यहाँ पे त्रिभुज किस तरीके से काउंट करना है ये हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, एक तो यहाँ पे त्रिभुज मिल गया एक, तो उसी प्रकार यहाँ पे एक मिल जाएगा दो, उसी प्रकार यहाँ पे एक मिल गया तीन, और उसी प्रकार एक यहाँ पे मिल जाएगा चार। टोटल त्रिभुजों की संख्या तो नॉर्मल चार आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से ये अगर देखोगे तो एक तो ये मिल जाएगा पाँच, और इधर से आप काउंट कर लोगे तो एक हो जाएगा छः। 6 के अलावा क्या इसमें कोई त्रिभुज है, कहिएगा नहीं, आप तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न अज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। समय जो है आप लोगों को मात्र 10 सेकंड का ही दिया जाएगा। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? चलिएगा बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। क्या लगता है कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये क्वेश्चन में जी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इजी वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू रख लो। ये होता है 16 पे, क्यू होता है 17 पे, और ओ होता है 15 पे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे तो जे होता है 10 पे, आ, के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे। यहाँ पे आएंगे तो यू होता है 21 पे, बी होता है 22 पे, और टी होता है 20 पे। यहाँ पे आ जाएंगे तो एफ होता है 6 पे, ई होता है 5 पे, और यहाँ पे जी होता है 7 पे। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए 16 के बाद 17, 17 के बाद दो ठो माइनस करके 15 लिखा है। मतलब पहले +1 किया है फिर -2 किया है। यहाँ पे भी देखिए +1 फिर -2, यहाँ पे भी देखिएगा तो पहले +1 फिर -2, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ है -1 और फिर -2 कर दिया है। मतलब अलग जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर बना होगा ऑप्शन नंबर डी। और जिन्होंने भी डी को चुना है, जिन्होंने भी डी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है ज्ञात करना है, ठीक है। जो दिया गया विकल्प है इसमें फिर से जो है भिन्न ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न तो आपको 100% आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने एक प्रश्न आपको सॉल्व करके सिखाया है। यही फायदा है कि मैंने एक तरीके के दो दो प्रश्नों को रखा हुआ है, ताकि एक अगर मैं बताता हूं तो दूसरा वाला अगर आप कर लेते हो अपने मन से तो 100% आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिएगा, क्या लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बात किया जाए अगर इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे लिख लो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू। ए पे होता है, फिर डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, जे होता है 10 पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे। आगे देखिएगा, अगर यहाँ पे समझिएगा तो ई होता है 5 पे, एच होता है 8 पे, के होता है 11 पे, एन होता है 14 पे। इसके आगे देखिएगा, पी होता है 16 पे, एस होता है 19 पे, भी होता है
22 पे और x होता है 24 पे। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लॉजिकली हुआ क्या है ये हमें समझ में आ जाएगा। देखिए 1 से 4 हुआ मतलब +3, फिर 4 से 7 हुआ +3, फिर 7 से 10 हुआ +3, मतलब हर बार +3 किया गया है। 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, मतलब इसमें भी हर बार 3 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 3 3 जोड़ा गया। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, यहाँ पे भी 3 3 जोड़ा गया। 16 3 19, 19 3 22, और 22 और 3 कितना होता है यहाँ पे, 22 3 25, यहाँ पे लिखा है 24, मतलब यहाँ पे दो ठो ही जोड़ा है, मतलब यहाँ पे गलती कहाँ पे किया हुआ है, अलग कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे नहीं लगता है कि आप गलत करोगे, ऐसे प्रश्नों को आसानी वे में ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे और इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बताए होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, जीके के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास एक बार जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। और क्लास डेली करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह और शाम ऐसा क्लास कराऊंगा जो क्लासेज आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आपके पास 2 दिन का समय है एग्जाम में, तो आप इन प्रश्नों को गलती से भी जो है मिस मत करिए, ठीक है, अंत तक देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भारत में बौद्ध आबादी का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भारत में बौद्ध आबादी का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। बौद्ध आबादी का जो है सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, पहला जीके का, ठीक है। फटाफट से आप लोगों को बताना है, अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप लोगों को याद रखना है कि सिक्किम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है अभी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चीटी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, चिट्टी बाबू जो हैं किस वाद्य यंत्र को जो है बजाते थे, ये आप लोग को बताना है। किसके वादक थे, वीणा के, नादस्वरम के, या मृदंग के, या सारंगी के, क्या लगता है आपको, जो भी लगता है इसके राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% आने वाला है। तो जिनने बताया है वीणा, चिट्टी बाबू, वीणा जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा जो है परास्त अंतिम चालक चालुक्य शासक जो है कौन था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है कि राष्ट्रकूट राजा जो है दंती दुर्ग द्वारा जो है परास्त अंतिम जो है चालुक्य शासक कौन था। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि कीर्तिवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2022 में छऊ नर्तक शिब्बा प्रसिद्ध जो है दास को निम्नलिखित में से किस पुस्तक से सम्मानित किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि 2022 में छऊ नर्तक जो है शिब्बा प्रसाद जो है दास निम्नलिखित में से किस जो है पुस्तक से सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिन के किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दिन के समय किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे
कम हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा भोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जो है प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है। तो जिन्होंने बताया है अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा जो है फसल और जो है सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है? तमिल समुदाय के लोगों द्वारा आपको बताना है कि जो है कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है जनवरी के महीने में। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पोंगल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि -273.15 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? -273.15 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो जिनने बताया है परम शून्य ताप, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम शून्य ताप। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में आजादी के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म वित्त जो है इकाइयां स्थापित की गई? भारत में आजादी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जो है सूक्ष्म वित्त जो है इकाइयां स्थापित की गई? तो जिन्होंने बताया है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ग्रामीण सहकारिता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में जो है कोयला भंडारों के लिए नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडारों के लिए नहीं जानी जाती है? ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सतलुज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उड़ीसा के नृत्य गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का जो है श्रेय दिया जाता है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है केलुचरण महापात्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है वर्ष 2011 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड हेट ऑफ संभाजी के लेखक कौन है? तो आपको बताना है मेधा देशमुख भास्कर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा किसको जो है दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत को पूछताछ नहीं की जाएगी? तो ये तो आप लोग को बताना है कि राज्यपाल के ही द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में पहली जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? तो बात किया जाए फुटबॉल की तो ये तो सबसे पहले 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1836 में भारत के जनरल गवर्नर कौन बने हैं? 1836 में आपको बताना है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि अक्लाइड के अर्ल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में प्रसिद्ध महलों और उनके जो है स्थानों के सही जो है संयोजन का चयन करें। तो राजस्थान में प्रसिद्ध महलों और उसके स्थानों का सही क्रम जो है यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए तो देखिए लालगढ़ पैलेस जो है बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जो है प्रभावित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जो है प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 17वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गांधीवादी जो है
विचारधारा से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्ष 1845 में भारत में पहली फसल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस जो है शहर में स्थापित की गई थी। बताएंगे सभी लोग कि वर्ष 1845 में भारत में पहली फसल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी। तो आपका राइट उत्तर होगा बॉम्बे में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि अ, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस जो है गतिविधि पर आधारित थी। तो ये तो आप लोगों को बताना है, चारागाह से जो है आधारित है, चारागाह में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्थलीय जो है पारिस्थितिक तंत्र में हरित पादपों द्वारा जो है अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो जिन्होंने भी बताया है 1% उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तकी ने देवदास और जो है दिल तो पागल है फिल्मों में जो है माधुरी दीक्षित के लिए गाने का जो है नृत्य प्रदर्शन किया था। तो ये थे आपके बिरजू महाराज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दुनिया भर में कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 19 में किसे मिला। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि अंकित अनिंदिता नियोगी अनाम उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर हैजा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्ष 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक का जो है जन्म हुआ था। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये आप लोगों का जो है तानसेन का तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जो है स्थित है। तो आपको बताना है राउरकेला। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, राउरकेला, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और आप डेली ही करना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।